नमस्कार, मैं भगवती प्रसाद सोने भारत प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीए बीएड पार्ट थर्ड की क्लास पढ़ेंगे। बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास पढ़ेंगे और आज का अपना जो टॉपिक है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी और इसमें ये क्लास तीसरी है, नंबर 3 क्लास तीसरी। इससे पहली वाली क्लास में मैंने शेरशाह सूरी के बारे में, शेरशाह सूरी किस प्रकार बिहार का शासक बनता है, किस प्रकार चौसा और बिलग्राम के बाद हिंदुस्तान का बादशाह बनता है, हुमायूं को भगा देता है, और किस प्रकार वह शासक बनने के बाद भारत के अन्य राज्यों पर अधिकार करता है, अन्य राजाओं को परास्त करता है और कालिंगर की अपनी अंतिम विजय के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। यह मैंने बताया है। इसके बाद वाली क्लासों में मैंने शेरशाह सूरी का केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, बताया था। केंद्र में किस प्रकार उसके 6 मंत्री थे और वह विभिन्न पदों पर नियुक्त थे। शासन का सर्वेसर्वा राजा था, शेरशाह था, और उसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री उसने नियुक्त कर रखे थे, पर उनका परामर्श वह मानता नहीं था, अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य संपादित करता है। उसके बाद प्रांतीय प्रशासन, उनके प्रांत अलग अलग भागों में बटे थे। अलग अलग भाग परगनों, सरकारों, गांवों, नगरों आदि में विभक्त थे। इस प्रकार मैंने शेरशाह सूरी के शासन के प्रशासन के केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन को बताया था, उसकी न्याय व्यवस्था को बताया था, उसके जन सुरक्षा कार्य को बताया था। आज की क्लास में हम शेरशाह सूरी की वित्त व्यवस्था पढ़ेंगे। आज का जो अपना टॉपिक है वित्त व्यवस्था, शेरशाह सूरी की वित्त व्यवस्था, यानी उसकी राज्य की आय के स्रोत कैसे थे, उसमें क्या क्या सुधार किए, क्या क्या बातें कही, उनको हम जानेंगे। देखिए, साम्राज्य की आय के बहुत साधन होते हैं, किंतु इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला केंद्रीय आय, क्लियर, केंद्रीय आय। दूसरा स्थानीय आय, यानी एक तो केंद्र को जो आय प्राप्त होती है और एक स्थानीय लोगों से जो आय प्राप्त होती है। ये कर उत्पादन और उपभोग के विभिन्न व्यापार अबवाब कहलाते हैं, यानी इन दोनों को मिलाकर अबवाब कहते हैं। ये कर उत्पादन, उपभोग के विभिन्न व्यापार पेशों तथा मुख्य रूप से आवागमन पर लगाए जाते थे। केंद्रीय आय के स्रोत क्या कहते हैं? लावारिस संपत्ति, व्यापार, टकसाल, लावारिस संपत्ति, व्यापार, भेंट, नमक, चुंगी, भेंट, नमक, चुंगी आदि। जजिया, खम्स और जमीन पर लगाए गए कर थे। सरकार की ओर से कच्चे और तैयार माल के आवागमन पर भी टैक्स लगाया जाता था। शाही टकसाल भी आय का अच्छा स्रोत थी। जिन संपत्तियों पर किसी का हक नहीं रहता था अथवा किसी के मर जाने के बाद उसकी संपत्ति का कोई दावेदार नहीं होता था, वह धन भी सरकारी संपत्ति हो जाता था। सभी अधीनस्थ राजाओं, अधिकारियों और विदेशी यात्रियों को बादशाह को भेंट देनी पड़ती थी। यह बहुमूल्य भेंट भी सरकार के लिए काफ़ी लाभ के स्रोत थे। नमक कर से भी काफ़ी आय होती थी। जजिया जो हिंदुओं से वसूल जाता था, सरकारी आय का एक अच्छा साधन था, यानी जजिया जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। इससे सरकार को बहुत बड़ी आय होती थी। सरकारी आय का सबसे बड़ा स्रोत जमीन पर लगाया गया कर था, जो लगान कहलाता था, यानी लैंड रेवेन्यू। सरकार द्वारा
द्वारा की गई लगान संबंधी व्यवस्था सल्तनत काल की व्यवस्था से कहीं अधिक अच्छी थी। यानी सल्तनत काल में जो लगान व्यवस्था चल रही थी, शेरशाह की व्यवस्था उससे ज़्यादा अच्छी थी। इतना ही नहीं, शेरशाह की यह व्यवस्था प्रसिद्ध भी थी। बिहार में अपने पिता की जागीर का प्रबंध करते हुए उसने लगान प्रणाली का जो अनुभव प्राप्त किया, उसने भारत का राज्याभिषेक होने पर संपूर्ण भारत पर इसका प्रभाव पड़ा और उसने व्यवस्था स्थापित की। पैदावार योग्य सारी जमीन 3 श्रेणी में बांटी, जो मैंने कल भी बताया था, उत्तम, मध्यम और निम्न। और इनसे पैदावार निश्चित, इनकी पैदावार को निश्चित जानकर और उन पर टैक्स लगाया गया। अतः 1/3 हिस्सा सरकार लेती थी, जो नगद अथवा जिन्स के रूप में था, कल भी मैंने बताया था। साथ ही उन्होंने भूमि का नाप करवाया और लगान निश्चित करने की 3 प्रणालियाँ थी। यानी जो लगान लिया जाता था वो 3 प्रकार से लिया जाता था। कैसे लिया जाता था? गल्ला बक्सी, कौन सा है? गल्ला बक्सी, गल्ला बक्सी अथवा बटाई, इसे बटाई भी कहते हैं। दूसरा नष्ट अथवा मुक्तई, नष्ट अथवा मुक्तई, मुक्तई। तीसरा नगद, नकदी अथवा नगद अथवा जाप्ती या जप्ती, जप्ती। क्लियर? ये 3 प्रकार से लगान ली जाती थी। खेत बटाई का अभिप्राय, बटाई नकदी अथवा जाप्ती कही जाती है। बटाई यानी पहली वाली, बटाई का अभिप्राय पैदावार का किसान के साथ हिस्से बांटना था। इस प्रकार सरकारी हिस्से को निर्धारित करने की परिपाटी अत्यंत प्राचीन है और सभी कालों में प्रचलित एवं लोकप्रिय रही। बटाई 3 प्रकार की होती है, यानी यह 3 प्रकार की होती है। इनमें खेत बटाई, यह 3 प्रकार की थी। खेत बटाई, लंक बटाई और राशि बटाई। क्लियर? ये 3 प्रकार की थी बटाई। खेत बटाई का अभिप्राय खड़ी फसल अथवा खेत बोने के तुरंत बाद ही जमींदार हिस्सा खेत बांट कर निर्धारित कर लेता था। यानी जो खेत होता था, बोने के साथ ही इतना सरकार का और इतना आपका, खेत को ही बांट लिया जाता था। लंग बटाई का अर्थ खेत कटने के बाद किसान फसल खलियान में लाता था, जहां अनाज से भूसा अलग निकालने के बाद किसान और जमींदार में हिस्सा बांटा जाता था। यानी लंग बटाई में फसल प्रोडक्ट हो गई पूरी, उसको लाया जाता खलियान में, भूसा और अनाज अलग अलग कर दिया जाता और जो लगान है उस समय ही वसूल किया जाता था। राज बटाई का अभिप्राय जब अनाज से भूसा अलग कर लिया जाए और लगान निश्चित कर दिया जाए। लंग बटाई में क्या, गट्ठर को अलग अलग बांट लिया जाता था और इसमें अनाज को अलग अलग बांट लिया जाता था। लंग बटाई में क्या था, गट्ठर हो जाते थे कि इतने गट्ठर आपके, इतने गट्ठर मेरे। राशि बटाई में जो फसल निकलती उस फसल को आपस में बांट लिया जाता था। ये 3 प्रकार की थी। नष्ट अथवा कंकूत। अब नेक्स्ट, नष्ट अथवा कंकूत या मुक्तई का मतलब जमीन के मोटे तौर पर पैदावार आंकने से है, यानी कितनी पैदावार होगी अनुमान लगाते हैं। लगान निश्चित करने की यह प्रणाली किसानों के लिए झंझटपूर्ण और अलाभकारी थी। नकदी जमाई अथवा जाप्ती से अभी आज से किसान और जमींदार अथवा सरकार के मध्य समझौते से है, जिसके अनुसार 3 वर्ष या उससे अधिक समय तक प्रति वर्ष प्रति बीघा के हिसाब से लगान निश्चित हो जाता था। यानी 3 वर्ष तक आप कितना लगान देंगे यह बात निश्चित कर ली जाती थी। चाहे कितनी ही पैदावार हो न हो, यानी जो लगान 3 वर्ष के लिए निर्धारित कर दी वो आपको देनी पड़ेगी। ज़्यादा हो गए तो किसान को फायदा,
कम हुई तो किसान को भरना पड़ेगा। क्लियर? नुकसान भी था तो फायदा भी था। इसकी दर जमीन की उपज शक्ति और स्थिति पर निर्भर थी। किसान अपनी जमीन पर एक से अधिक फसल भी तैयार कर सकता था तथा सूखा पड़ने पर, अधिक वृष्टि होने पर, अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसे हानि उठानी पड़ती थी। इसके लिए उसे माफ़ी नहीं मिल सकती थी, यानी सेकंड में उसे माफ़ी नहीं मिल सकती थी। न ही समझौती अवधि में सरकार लगान बढ़ा सकती थी, ना ही सरकार लगान बढ़ा सकती थी, ना ही किसान को माफ़ी मिल सकती थी। कंकुद बिल्कुल पसंद नहीं करते थे किसान। लगान के ऊपर सरकार किसान के ज़मीन का सर्वे करने वाले का मेहनताना भी वसूल किया जाता था। अतिरिक्त चार्ज, जरीबनामा, सर्वे करने की फीस और माह सालाना एकत्र करने की फीस कहलाते थे, यह भी अदा करने पड़ते थे, जो 2.5 से 5% थे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक किसान को संपूर्ण लगान का 2.5% कर देना पड़ता था। इसे बीमा फंड की तरह ही समझना चाहिए। यह कर अनाज के रूप में लिया जाता था। इस प्रकार खाद्य पदार्थ सरकारी खातियों में जमा होता था। उसे दुर्भिक्षा तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोप के अवसर पर सस्ते भाव में लोगों में बेचा जा सकता था। यानी सरकार जो अनाज लेती थी, प्राकृतिक आपदा या विपदा आने पर वही अनाज सस्ते दामों पर किसानों को बेच दिया जाता था। कृषकों की भलाई का शेरशाह ने पूरा ध्यान रखा। नकदी अथवा जब्ती, यानी नगद आप पैसे देकर या अनाज के रूप में भी इसे दे सकते हैं। ये तीसरी चीज, कृषकों की भलाई का शेरशाह ने पूरा ध्यान रखा था। फिरोज तुगलक को छोड़कर मध्य युगीन शासकों में अन्य किसी शासक ने यहाँ के किसानों का इतना ख्याल नहीं रखा जितना अफगान शासक शेरशाह ने रखा था। उसका विश्वास था कि कृषक के हित का साधन करना चाहिए। यह इस एक प्रकार से जो मैंने आपको यहाँ बताई है, वो किसानों से किस प्रकार लैंड रेवेन्यू लिया जाता था, इसके बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं स्पष्ट कर दी। कल भी इसमें बताया था, थोड़ा रह गया था, आज मैंने उसको पूरा कर दिया। नेक्स्ट अगला हम पढ़ेंगे मुद्रा व्यवस्था। मुद्रा व्यवस्था यानी अब शेरशाह की जो मुद्रा व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी, क्या थे, वो देखेंगे। शेरशाह का दूसरा काम, बड़ा काम, मुद्रा संबंधी सुधारों का श्री गणेश करना था। राज्य प्राप्ति के पश्चात उसे ज्ञान हुआ कि धातु की कमी, प्रचलित सिक्कों की घिसावट और खोटेपन तथा विभिन्न वस्तुओं के सिक्के के बीच कोई निश्चित अनुपात नहीं होने के कारण मुद्रा प्रणाली एकदम बिगड़ चुकी है। यानी शेरशाह को ये एहसास हुआ कि जो प्रचलित सिक्के थे वो कई धातुओं के बने थे, घिस गए थे, खोटे हो गए थे और उनमें कोई निश्चित अनुमान या एक मात्रा नहीं थी। अतः यह व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। दूसरी कठिनाई यह भी थी कि सभी युगों के सिक्के, गत शासकों के सिक्के भी उन दिनों प्रचलित थे। यानी सल्तनत काल के जो विभिन्न शासक हुए थे, वंशों के जो शासन हुए थे, जिनमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इनके सिक्के भी उस समय प्रचलित हो रहे थे, चल रहे थे, सिक्के प्रचलित थे, उन दिनों चल रहे थे। शेरशाह ने चांदी के बहुत से नए सिक्के निकलवाए जो दाम कहलाते थे। यानी शेरशाह ने दाम नामक एक सिक्का चलाया। चांदी के रुपए और तांबे के दाम के आधे, चौथाई, 8वें और 16 भाग के सिक्के भी निकलवाए। यानी आधा, चौथा, 8वां और 16 भाग के सिक्के भी उसने चलाए। इसके बाद उसने सब प्रकार के पुराने सिक्कों तथा मिश्र धातुओं की मुद्रा प्रणाली को समाप्त कर दिया। यानी नए सिक्के चलवाए और पुरानी सारी मुद्राओं को समाप्त करवा दिया। चांदी और तांबे के सिक्कों में उसने अनुपात निश्चित कर दिया। चांदी का रुपया 180 ग्रैन का था। यानी चांदी का रुपया चलाया जो 180 ग्रैन का था। ग्रैन वजन होता है, क्लियर? उसका वेट करेंगे तो 180 ग्रैन वजन होता है। चलाया 175 ग्रैन विशुद्ध चांदी थी। इसमें 175% शुद्ध चांदी थी, क्योंकि थोड़ी मिलावट के बाद ही उसे आकार दिया जा सकता है। तो 175% उसमें विशुद्ध चांदी थी, 175 ग्रैन वजन में। यदि शेरशाह
की अंकित छाप का ध्यान न रखें तो हम कह सकते हैं कि उसका सिक्का मुगल काल में भी चलता था और 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भी इसे माना गया, यानी 1835 तक यह सिक्का चलता रहा। 1835 यानी 1757 में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई बंगाल में, उसके बाद 1835 तक शेरशाह का रुपया अनवरत रूप से चलता रहा। 1835 तक, जब तक ब्रिटिश सरकार ने इसमें चेंज नहीं किया। तो सोचो कितने वर्षों तक यह चलता रहा। एक 5 साल के अल्प शासन काल में उसने जो बातें लागू की वो आगे तक चलती रही। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने ठीक ही लिखा है, यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार बना। शेरशाह का नाम, उसकी पदवी और टकसाल का स्थान भी अरबी भाषा में सिक्के के ऊपर लिखा गया था। यानी सिक्का था, शेरशाह का नाम, पदवी, टकसाल का नाम, अरबी लिपि आदि सिक्के पर अंकित की गई थी। कुछ सिक्कों पर नागरी लिपि में भी शेरशाह ने अपना नाम अंकित करवाया था, यानी जो भाषा थी नागरी लिपि उसमें भी उसने अपना नाम अंकित करवाया था। कुछ सिक्के ऐसे थे जिन पर बादशाह के नाम के अतिरिक्त प्रथम 4 खलीफाओं के नाम भी अंकित रहते थे। कुछ सिक्कों पर विशुद्ध धातु के सोने के सिक्के भी विभिन्न तोलों के थे, जिनमें 166, 167, 168.5 ग्रेन डाले जाते थे, यानी सोने के सिक्के भी चलाए थे। रुपये और दाम में 1 और 64 का अनुपात था, यानी रुपया जो चांदी का था और दाम जो तांबे का था। रुपया और 64 दाम, यानी 1 रुपये में 64 दाम मिल सकते थे, यानी उसका एवरेज निश्चित कर दिया। सोने और चांदी के विभिन्न सिक्कों के बीच स्थायी आधार पर अनुपात स्थिर किया गया। मुद्रा संबंधी ये सुधार बड़े लाभदायक और सुविधाजनक सिद्ध हुए। इनसे जनसाधारण विशेषकर व्यापारी वर्ग की अनेक असुविधाएं दूर हो गई। आधुनिक मुद्रा शास्त्रियों ने शेरशाह के इन सुधारों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उदाहरणतः एडवर्ड टॉमस ने लिखा है कि शेरशाह के राज्यकाल में भारतीय मुद्रा इतिहास में एक प्रमुख स्थान केवल टकसालों के किए गए सुधारों द्वारा ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि पूर्वकालीन राजाओं की मुद्रा व्यवस्था के उत्तरोत्तर ह्रास को रोककर उसने सुधार में से बहुतों को जारी करते हुए प्राप्त किए। यानी शेरशाह सूरी जो उसके महत्वपूर्ण कार्य थे और उसने इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, उसमें उसकी मुद्रा को भी निश्चित स्थान दिया गया है, क्योंकि पूर्व से चलित आ रहे सिक्कों को उसने हटा दिया और एक नए पैमाने पर अनुपात में सिक्के जारी करवाए, जिससे उसका इतिहास में एक महत्वपूर्ण नाम अंकित होता है, जिन्हें आने वाले मुगल शासकों ने भी अपनाया था। क्लियर? यह हो गए शेरशाह सूरी के मुद्रा की बात, यानी शेरशाह द्वारा चलाया गया जो रुपया था 1835 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल तक चलता रहा, जो एक महत्वपूर्ण बात थी। नेक्स्ट उसने चांदी का जो रुपया चलाया था जो 180 ग्रेन का था, जिसमें 175 ग्रेन शुद्ध चांदी थी और 1 रुपया 64 दाम के बराबर था। दाम भी उन्होंने चलाया था और सिक्का भी उसने ही चलाया था और दोनों का अनुपात निश्चित कर दिया था। इस प्रकार यह शेरशाह सूरी की मुद्रा संबंधी व्यवस्था है। क्लियर? अगला है व्यापार वाणिज्य। यानी शेरशाह सूरी के शासनकाल में व्यापार और वाणिज्य की क्या स्थिति थी, किस प्रकार व्यापार किया जाता था, क्या वस्तुएं आयात की जाती थी, क्या वस्तुएं निर्यात की जाती थी, उन पर कितना टैक्स लगता था। शेरशाह के शासनकाल में यह समृद्धि का कारण बने, तो इनके पीछे निश्चित रूप से शेरशाह द्वारा अपनाई गई दूरदर्शिता ही थी। क्लियर? देखिए, शेरशाह ने उन बहुत से महसूलों कि जिन्हें प्रत्येक प्रांतों और जिले की सीमा पर अथवा प्रत्येक घाट अथवा प्रत्येक मुख्य मार्ग पर वसूल किया जाता था, हटाकर व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया। महसूल यानी कि टैक्स, यानी शेरशाह ने बहुत से ऐसे टैक्स थे जो प्रत्येक प्रांत, जिले
रास्तों पर लिया जाता था उनको समाप्त कर दिया, जिससे व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। उसने तय कर दिया कि बिक्री के लिए आने वाली वस्तुएं पर केवल 2 चुंगियां लगाई जाएगी, यानी 2 प्रकार के ही टैक्स लगाए जाएंगे। एक चुंगी तब वसूल की जाती थी जब व्यापारी वस्तुएं अपने राज्य की सीमा में पूर्व बंगाल के सोनारगांव नामक स्थान अथवा पंजाब के रोहतासगढ़ व अन्य किसी प्रांत की सीमा में प्रवेश करती थी, यानी इन 3 जगहों पर वह वस्तुएं प्रवेश करती थी तो उन पर टैक्स लिया जाता था। दूसरा, चुंगी इन वस्तुओं के बिक्री के स्थान पर लगाई जाती थी, यानी रास्ते में कोई टैक्स नहीं लिया, यानी जहां बिक्री होगी वहां टैक्स लिया। यह चुंगी कितनी अधिक थी इसका कोई निश्चित पता नहीं है, यानी ये 2 प्रकार के जो टैक्स है ये कितनी लिए जाते थे इनका कोई फिक्स नहीं है। ऐसा अनुमान है कि यह कर वस्तु के मूल्य का 2.5% होता था, यानी प्रत्येक वस्तु जो बिकती थी उसका 2.5% यह टैक्स लिया जाता था। राज्य के अंदर चुंगी वसूल करने के से सभी स्थान उसने बंद कर दिए, यानी एक जिले से दूसरे जिले, परगने से परगने, कहीं भी जाए कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। प्रत्येक वस्तु जो बिक्री के स्थान पर आती थी उससे 2.5% टैक्स लिया जाता था, यानी 100 रुपये आप अगर में चीज़ बेच रहे हैं तो 2.5 रुपये उस पर टैक्स आप देंगे। क्लियर, 2.5% टैक्स लिया जाता था। और राज्य के सभी अन्य स्थानों पर अंदर कोई टैक्स नहीं लिया गया। इन सुधारों से देश के अंदर व्यापार वाणिज्य को बहुत प्रोत्साहन मिला, यथेष्ट व्यापारी समृद्ध हुए और आयात और निर्यात को भी बढ़ावा मिला। क्लियर। नेक्स्ट है आगे शेरशाह सूरी की सड़क और सराय। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि शेरशाह सूरी ने कुछ रास्तों का निर्माण करवाया, 4-5, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। और प्रत्येक सड़क पर उसने छायादार वृक्ष लगवाए और सराय स्थल बनवाए, एक कुआं खुदवाया जहां पर व्यापारी रह सके, समय बिता सके, अंधेरा होने पर रोक सके, पानी की व्यवस्था हो और उसे खाने के लिए उपयुक्त वस्तु मिल जाए। इसीलिए उसने फलदार पेड़ों का भी इन सड़कों के दोनों ओर निर्माण करवाया। देखिए, शेरशाह ने कई बड़ी सड़कों का निर्माण करवाया। प्राचीन हिंदू राजाओं के चरण चिन्हों पर चलकर उसने बहुत सी सड़कें बनवाई ताकि राज्य के अनेक भागों का संबंध राजधानी से जुड़ सके। यानी शेरशाह की जो राजधानी थी उसके चारों ओर सड़कें बनवाई जिससे सभी जो स्टेट है, राज्य है, वो राजधानी से जुड़ सके। पहली सड़क पूर्वी बंगाल से में सोनार गांव से प्रारंभ होकर आगरा, दिल्ली और लाहौर जाती थी, यानी बंगाल से लाहौर। जनरली ये भारत का नक्शा यानी बंगाल से सीधी लाहौर, ये भारत का सही लाहौर तक सड़क बनवाई जो दिल्ली और आगरा भी आती थी और सिंधु नदी पर समाप्त हुई, यानी सिंधु नदी जहाँ तक थी वहाँ तक इस सड़क का निर्माण करवाया। यह सड़क 1500 कोस लंबी थी, यानी 4500 किलोमीटर, 1500 कोस, 4500, लगभग 4500 किलोमीटर लंबी थी। क्लियर थी। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर, आगरा से बुरहानपुर। तीसरी आगरा से जोधपुर, राजधानी थी आगरा से जोधपुर। ये आगरा, यहां से सीधी ये जोधपुर। और चौथी लाहौर से मुल्तान, ये सड़कें बनवाई थी। और इनमें भी जो महान
सड़क ए आजम के नाम से पुकारी जाती थी, जो यही थी बंगाल से लाहौर, सड़क ए आजम। इसे जीटी रोड भी कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड भी कहते हैं। यानी उसने 4 महत्वपूर्ण रोडों का निर्माण करवाया, जो बंगाल से लाहौर 1500 कोस लंबी थी, जिसे सड़क ए आजम भी कहा जाता है, जीटी रोड भी कहा जाता है। और दूसरी आगरा से बुरहानपुर, तीसरी आगरा से जोधपुर, चौथी लाहौर से मुल्तान। लाहौर से मुल्तान ये जीटी रोड से जुड़ जाती थी और लंबी चौड़ी रोड थी। और यह रोड आगरा और दिल्ली से गुजरती थी। क्लियर? इस प्रकार उसने 4 बड़ी बड़ी रोडों का निर्माण करवाया। ये सभी सड़कें विशेष योजना के साथ तैयार की गई और देश के महत्वपूर्ण नगरों को अपने मार्गों से जोड़ती हुई चली गई थी। ये सड़कें अत्यंत प्राचीन थी। शेरशाह ने स्वयं नहीं बनवाया था, बल्कि इनको ठोस व्यवस्था में रखने का प्रयत्न किया था। सड़कों के दोनों ओर शेरशाह ने फलों के वृक्ष लगवाए। यानी ये जो सड़कें बनाई थी, इनके दोनों ओर ये सड़क, इनके दोनों ओर पेड़ लगवाए। दोनों ओर पेड़ लगवाए। सड़कों के किनारे हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग कक्षों सहित 1700 सराएं बनवाई। यानी इन सड़कों के पास में 1700 सराएं बनवाई, जिनमें हिंदुओं और मुसलमानों के दोनों के रहने की व्यवस्था थी। अलग अलग कमरे थे। डाक तथा सूचना विभाग के कर्मचारियों के लिए अश्व पड़ावों की भी व्यवस्था की गई। यानी डाकिये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो सूचना पहुंचाते हैं, उनके लिए सरायों का भी निर्माण करवाया गया। हर सराय में एक कुआं, एक मस्जिद थी, जिसमें एक इमाम और मुअज्जिन भी थे। यानी इन सरायों के पास मस्जिद भी बनवाई गई, एक कुआं भी बनवाया गया, जिनमें एक एक इमाम होते थे, मुअज्जिन भी मस्जिदों में होते थे। प्रत्येक सराय पर चोरी को रोकने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए निमित्त एक पुलिस अफसर सिकदार नियुक्त होता था। यानी एक सिकदार नाम का आदमी भी यहाँ पर मौजूद था, सिकदार, जो चोरी इन सरायों पर अगर कोई ठहर रहा है तो उनके साथ चोरी ना हो जाए, इस बात की भी व्यवस्था की उन्होंने। ये सराय विशेष रूप से डाक विभाग के कर्मचारियों और हरकारों के लिए जो शाही डाक ले जाते थे, विश्राम शालाओं का प्रयोजन पूरा करती थी। यानी जो सरकारी डाक ले जाते थे, लाते ले जाते थे, उनके विश्राम की भी पूरी व्यवस्था थी। इन कर्मचारियों के लिए यहाँ भोजन सामग्री की व्यवस्था थी, और क्योंकि इस वर्ग में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सम्मिलित थे, अतएव अनेक के लिए भोजन की पृथक पृथक प्रबंध थे। यानी इन सरायों में भोजन व्यवस्था की भी पूरी की पूरी व्यवस्था ध्यान में रखी गई थी। सरायों के आसपास की कुछ भूमि सराय के खर्चे की पूर्ति के लिए दे दी गई थी। यानी अब इन सरायों का खर्चा कैसे चले, तो उनके आसपास की जो भूमि थी उससे जो लगान प्राप्त होता था वो इनको दे दिया गया, जिससे इनकी आर्थिक आपूर्ति पूरी हो सके। यानी शेरशाह ने इसमें विशेष रूप से कोई धन नहीं दिया था। यानी आसपास की जो भूमि थी वह उनको दे दी थी, जिससे लगान उत्पन्न हो जाता, अनाज उत्पन्न हो जाता और वह सराय अपना कार्य संपादित कर लेती। कितना महत्वपूर्ण बात है। बगैर पैसे लगे ही शेरशाह ने 1700 सरायों का निर्माण करवा दिया, उनकी आर्थिक प्रबंध कर दिए, लोगों के ठहरने की व्यवस्था कर दी, चोरी रोकने की व्यवस्था कर दी, और अलग हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मावलंबियों के लिए अलग अलग कमरे, अलग अलग खाने की व्यवस्थाएं आदि उन्होंने सुचारू रूप से प्रबंधित की, जो एक ध्यान देने योग्य बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्लियर? डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में ये सराय साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियां थी, और ये सड़कें व सराय शेरशाह के शासनकाल की सफलता के लिए इसलिए महत्वपूर्ण और आवश्यक थी क्योंकि अधिकारियों का स्थान परिवर्तित होने पर व व्यवसाय संचालन के लिए सैन्य दलों का निरंतर आना जाना रहता था। सड़कें और सराय केवल सैनिक दल के
यातायात के लिए ही उपयुक्त नहीं थी, बल्कि डाक व्यवस्था, डाक चौकियों का काम करती थी। वे राज्य के सुदूर भागों का समाचार बादशाह तक पहुंचाती थी। इस पद्धति इस देश के लिए नई नहीं थी, बल्कि शेरशाह ने इसे फिर से संचालित किया और इसमें आवश्यक सुधार किए। यानी ये बातें कोई देश के लिए नहीं थी, ऐसा कानूनगो जी कह रहे हैं, किंतु शेरशाह ने इनमें सुधार किए जो वाकई में काबिले तारीफ थी। नेक्स्ट, शेरशाह के बारे में यही कहा जा सकता है कि जो कानूनगो कह रहे हैं कि वाकई में यह राज्य की धमनियाँ थी, जिससे इन सड़कों सरायों के माध्यम से शेरशाह का शासन संचालन हो रहा था। क्लियर। नेक्स्ट, शेरशाह ने इन सरायों पर एक एक सैनिक, बोलते हैं ना, सिकदार की नियुक्ति की, जो इन सरायों का प्रबंध भी करता था। और कोई किसी का तबादला हो रहा है, आवागमन हो रहा है, तो उसके रहने की व्यवस्था, उसके खाने की व्यवस्था आदि उसने वहाँ पर कर दी थी। भारत पूरे, बोलते हैं ना, शेरशाह के साम्राज्य में 1700 सराय, फलदार वृक्ष, पानी का कुआं, यानी एक आम आदमी भी अगर व्यापार करने या घूमने जाए तो उसके लिए यह अच्छी बात थी। इस प्रकार सड़क और सराय शेरशाह ने बनवाई थी, उन्हें मजबूत किया था और उनको वापस से पुनर्जीवित किया था। क्लियर। आज के लिए इतना ही, इसके आगे का टॉपिक अगली क्लास में। थैंक यू।